हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए हम आज बात फिर से करने वाले हैं अपनी क्लास नंबर ये 2 रहेगी। एमसीक्यू क्वेश्चन से जो हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और ये प्रश्न सारे के सारे जो मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाला हूँ वो सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो आप अगर हिंदी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से दे रहे हैं दोनों एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन उससे हम शुरुआत करते हैं कि मंदोदरी जी के पिताजी जो थे उनका नाम क्या था? सोच के बताना है। पहला है मय दानव, दूसरा है एक तनु, तीसरा रहेगा तारक और चौथा रहेगा कालकेतु। इन चारों में से मंदोदरी के जो पिता हैं उनका नाम आपको बताना है। चलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मय दानव। मय दानव जो थे वो मंदोदरी के पिता जो है वो माने गए हैं। चलिए हमारा अगला जो प्रश्न रहेगा कि उद्धव जो है वो उपासक थे, यानी उद्धव जो है वो कैसे उपासक थे? निर्गुण भक्ति के थे या सगुण भक्त थे? सगुण भक्ति किया करते थे या निर्गुण और सगुण दोनों थे या प्रेम के भक्त माने गए हैं? उद्धव को बताना है। श्री कृष्ण ने भेजा था उद्धव को कहाँ पे? ब्रज भेजा था। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो होगा वो होगा निर्गुण। क्योंकि देखो आप लोग को पता होगा कि श्री कृष्ण ने जब उद्धव को भेजा था तो वे ब्रह्मा की उपासना पर बल दिया करते थे। वो भी कौन से? निर्गुण ब्रह्मा। कौन से पे? निर्गुण ब्रह्मा पे वो जोर देते थे। तो निर्गुण इसका जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बाद में वो प्रेम में परिवर्तित हुए थे लेकिन यहाँ पे उपासक की बात की गई है तो वो निर्गुण रहेगा। ठीक है, चलिए हमारा आज का तीसरा सवाल रहेगा कि मंत्री इक बसत हमरो हमारो ताही मिले सचु पाइयो। यहाँ मंत्री शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मंत्री शब्द जो है वो किसके लिए आया है? कृष्ण से ही रिलेटेड है सारा का सारा। ठीक है, पहला ऑप्शन रहेगा हमारा नंद के लिए, दूसरा हमारा ऑप्शन है कृष्ण के लिए, थर्ड ऑप्शन रहेगा उद्धव के लिए और फोर्थ वाला ऑप्शन है राधा के लिए। सोच के जवाब दीजिएगा। मंत्री जो है कृष्ण ने जब उद्धव को संदेश देकर भेजा था तो मंत्री शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग लिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा राधा के लिए। यानी राधा को जो है उन्होंने क्या कहा था? मंत्री कहा था कि वो जंगल में एक हमारा मंत्री रहता है, हमारे मेरे जैसा ही वेश धारण करके वो रहता है। तो ये बातें किसने कही थी? श्री कृष्ण ने कही थी, अपने परम मित्र उद्धव से कही थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली जो है वो नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पहला है छत्तीसी, दूसरा है बांगरू, तीसरा रहेगा अवधी और चौथा रहेगा बघेली। सोच के जवाब दीजिए, ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है। परीक्षा नज़दीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप घबरा जाएं। चलिए इसका हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बांगरू। बांगरू जो है वो पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है। बाकी ये जो तीन है, छत्तीसगढ़ी है, अवधी है, बघेली है, ये तीनों इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि देवनागरी लिपि का जो जन्म है वो हुआ है कहाँ से? हिंदी से हुआ है या खरोष्ठी लिपि से है या ब्राह्मी लिपि से या संस्कृत से? इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। विकास भी इसका लिखा जा सकता है, विकास भी सही रहेगा। ठीक है, तो किससे हुआ है भाई? हिंदी से, खरोष्ठी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से या संस्कृत से? देखिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ब्राह्मी लिपि। यानी देवनागरी लिपि जो हिंदी की सुप्रसिद्ध मतलब पूरे मैं बात करूं पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है देवनागरी लिपि। और एक वैज्ञानिक जो है वो ये लिपि मानी जाती है और ब्राह्मी लिपि से इसका जन्म हुआ है। और कई बार ये भी आता है कि देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम में भी आपको क्या करना है? ब्राह्मी लिपि ही करना है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पुरानी मारवाड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है? यानी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि पुरानी मारवाड़ी जो बोली है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला हमारा ऑप्शन रहेगा डिंगल, दूसरा है पिंगल, तीसरा है राजस्थानी और चौथा हमारा रहेगा ढूंढाड़ी। सोच के जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डिंगल। यानी पुरानी मारवाड़ी जो बोली है वो जो पश्चिमी राजस्थानी बोली है उसको डिंगल भाषा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा 7वां प्रश्न रहेगा कि अतीत के चलचित्र रचना के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है भाई? अतीत के चलचित्र एक रचना है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा हमारा है महादेवी वर्मा, तीसरा रहेगा बनारसी दास चतुर्वेदी
और चौथा हमारा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी। सोच के जवाब देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रहा ये कि महादेवी वर्मा जो है वो इसकी लेखिका मानी जाती हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, ये इनका एक जो है वो संस्मरणात्मक, मैं बात करूं तो ये एक संस्मरणात्मक रचना जो है वो इसकी मानी जाती है महादेवी वर्मा की। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर वाला कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, नाम है गेहूं और गुलाब, का प्रकाशन कब हुआ था? वो प्रकाशित कब हुई थी इस पुस्तक का या इस रचना का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? पहला हमारा ऑप्शन रहेगा 1945, दूसरा है 1950, तीसरा रहेगा 1957 और चौथा रहेगा 1856। तो देखिए 1856 तो पहले ही कैंसिल है क्योंकि भाई इस समय तो थे ही नहीं, ठीक है। फिर अपने पास 3 ऑप्शन बचते हैं 45, 50 और 57। उसमें से आपको सिर्फ जो संविधान लागू हुआ था वो डेट याद रखनी है 1950। सो याद रख लेना कि राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। गेहूं और गुलाब तो हमने आज़ादी के बाद ही बढ़िया ढंग से उपजाए होंगे, तो 1950 में जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न रहेगा, असंगत को आपको छांटना है जो मैच नहीं कर रहा। इधर रचनाएं हैं और इधर रहेगा प्रकाशन वर्ष। देखिएगा सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कि श्रृंखला की कड़ियों का प्रकाशन जो है वो 1942 में हुआ है। दूसरा हमारा ऑप्शन है कि मंथन जो रचना है उसका 1952 में हुआ है। तीसरा हमारा ऑप्शन रहेगा जड़ की बात 1945 में इसका प्रकाशन हुआ है। और अशोक के फूल, इनका प्रकाशन 1948 में हुआ है। तो इसमें से कौन सा जो है वो गलत है? 3 का मैच सही है, 1 का गलत है, वो कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मंथन। क्या रहेगा? मंथन रहेगा, क्योंकि मंथन रचना का जो प्रकाशन है वो 1952 में नहीं बल्कि 1953 में हुआ था, ठीक है। 1953 में मंथन रचना का जो है वो प्रकाशन होता है। श्रृंखला की कड़ियों का 1942 में हुआ था। जड़ की बात 1945 रहेगी और शो के फूल 1948 रहेगी, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 10 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो एक रचना है नाम है वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, इसका प्रकाशन जो है वो कब होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ये तो कई बार पूछा गया है कि वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, लेकिन ये बहुत कम बार पूछा गया है तो आने के चांस ज़्यादा है। पहला हमारा ऑप्शन रहेगा 1875, दूसरा रहेगा 1870, तीसरा रहेगा 1873 और चौथा रहेगा 1872। देखिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1873, यानी 1873 को जो है वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, उसका प्रकाशन हुआ था। चलिए आज का हमारा 11वां क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। आषाढ़ का एक दिन रचना के लेखक जो है वो माने गए हैं मोहन राकेश, सही है या गलत है वो तो आपको छांटना है। दूसरा हमारा है कि स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ, नाथ नहीं है भाई, नाथ है ये, नाथ अश्क, ठीक है। तीसरा ऑप्शन रहेगा कि पाताल विजय, लेखक माखन लाल, ये लाला नहीं है भाई, लाल है ना, माखन लाल चतुर्वेदी। चौथा हमारा ऑप्शन है आधे अधूरे, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए इसमें 3 तो सुमेलित हैं, कौन से हैं वो आपको बताने। 3 सुमेलित हैं और 1 नहीं है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का ही है, स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ अश्क का ही है, पाताल विजय माखनलाल चतुर्वेदी का ही है, लेकिन ये आधे अधूरे जो है वो मैथिली शरण गुप्त का न होके किसका है? ये है मोहन राकेश का। किसका है भाई? मोहन राकेश का। ये मोहन राकेश का ही है आधे अधूरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 12वें नंबर का प्रश्न है कि छंद शास्त्र के रचित प्राचीनतम आचार्य कौन माने जाते हैं? सबसे प्राचीन आचार्य छंद शास्त्र की, हिंदी का नहीं पूछा है, सिर्फ छंद शास्त्र का पूछा है। पहला ऑप्शन है भरतमुनि, दूसरा है पिंगल, तीसरा है पाणिनि और चौथा रहेगा भामह। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पिंगल। ये अपने पढ़ा भी है छंद, जब मैंने पढ़ाया था आपको उसमें बताया भी था कि पिंगल कवि जो है वो माने गए हैं छंद शास्त्र के प्राचीनतम आचार्य, ठीक है। और नाट्य शास्त्र जो रचना है वो भरतमुनि की मानी जाती है और व्याकरण वाले जो है वो माने जाते हैं पाणिनि, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे बात करते हैं हम। अगला हमारा 13वां प्रश्न रहेगा कि आचार्य भरतमुनि ने कितने काव्य गुणों का उल्लेख जो है वो किया है? कितने काव्य गुण माने हैं भरतमुनि ने? देखिएगा पहला हमारा ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10 और चौथा रहेगा 7। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 10, यानी काव्य गुणों की जो संख्या है वो कितनी मानी है? 10 मानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा 14वें नंबर का प्रश्न है कि किस गुण का संबंध जो है वो वेदर्भी रीति से माना गया है? यानी वेदर्भी रीति जो है वो किस गुण से संबंधित है? पहला हमारा ऑप्शन है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण, तीसरा है प्रसाद गुण और चौथा रहेगा सभी। तो वेदर्भी रीति का जो संबंध है वो माना गया है माधुर्य गुण से। कौन से गुण से माना गया है? माधुर्य गुण। देखिए जिस
वैदर्भी रीति जहाँ पे होगी वहाँ पर कौन सा गुण मिलेगा आपको? माधुर्य गुण मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आज का 15वां सवाल रहेगा कि लखन सकोप बचन जो बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। पंक्ति में कौन सा रस है? रस बताना है आपको, ठीक है। लखन लखनी लक्ष्मण है भाई, सकोप यानी क्रोध से वचन बोले, क्रोध से वो वचन बोले थे और पूरी जो धरती है वो डगमगाने लगी थी। वो धरती पे जो दिग्गज बैठे थे वो सारे के सारे डगमगाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? कौन सा रस मिलता है? श्रृंगार है, दूसरा है वीर, तीसरा है रौद्र और चौथा रहेगा विभत्स। कौन सा रहेगा भाई? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा रौद्र रस। रौद्र रस जो है वो इस प्रकार की भयानक स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, जब सारे डरने लग जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 16वां सवाल रहेगा कि हिंदी में नख सिख जो वर्णन की जो परंपरा थी वो कहाँ से मानी गई है? यानी नख सिख की जो वर्णन की जो परंपरा है, नख यानी नाखून, सिख का मतलब होता है सिर, तो सिर से लेकर नाखून तक का जो वर्णन का जो प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है? पहली ऑप्शन रहेगा राहुल बेल, दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तीसरी रचना रहेगी प्राकृत पेंगलम, चौथी रहेगी चंदन बाला रास। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? राइट आंसर जो है वो 1 नंबर पे ही रहेगा। वो कौन सा रहेगा? राहुल बेल। राहुल बेल जो है उसी से जो है नख सिख वर्णन यानी सिर से लेके पैर तक का जो वर्णन है वो उसी में मिलता है, उसी से उसका प्रारंभ माना जाता है। बाद में तो बहुत सारी रचनाएं आई थी, उसमें सारा लिखा गया था। चलिए आज का हमारा 17वां सवाल रहेगा कि भाषा सर्वेक्षण ये एक ग्रंथ का नाम है, इसकी रचयिता कौन है? भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ की रचयिता कौन है? पहला हमारा ऑप्शन रहेगा ग्रियेशन, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा हमारा ऑप्शन रहेगा भोलानाथ तिवारी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा जॉर्ज ग्रियेशन। कौन रहेगा? जॉर्ज ग्रियेशन जो है वो भाषा सर्वेक्षण इनका एक ग्रंथ रहा है, उसमें जो है इसके ये लेखक रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिएगा कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का जो है प्रथम कवि की नहीं है, हिंदी का प्रथम कवि जो है वो किसे माना है? किसने? शिव सिंह सेंगर ने। देखिए हमारा पहला ऑप्शन रहेगा सरप्पा, पुंड या पुष्य भी कहते हैं इनको, पुष्य कवि है ना। तीसरा है चंद्रबरदई, चौथा रहेगा स्वयंभू। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा? देखिए बताइए जल्दी से सोच के। उसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पुंड कवि या पुष्य कवि, ठीक है। चलिए आज का हमारा 19वां सवाल रहेगा कि खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है वो किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? कौन है भाई? पहला ऑप्शन रहेगा अमीर खुसरो, दूसरा है विद्यापति, तीसरा है सरप्पा, चौथा रहेगा स्वयंभू। तो खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली का प्रथम कवि जो है वो माना गया है अमीर खुसरो को, ठीक है। समझ में आई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? 12वीं क्लास की जो 11वीं 12वीं की जो पुस्तक चलती है उसमें भी ये बढ़िया वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला हमारा ऑप्शन है उदंत मार्तंड, दूसरा है कवि वचन सुधा, तीसरा है बंगाल गजट, चौथा है बनारस अखबार। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड जो है वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। चलिए मेरे वाले आज के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हमारा अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है और अपने चैनल पे अगर आप नए हैं अभी तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के लिए साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।